नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का जो मामला है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा गवर्नमेंट आक्रामक मूड में पूरी तरह से आ चुकी है। संदेश खाली का मामला आप सभी जानते हैं कि किस तरह वहां पे हजारों महिलाएं इस समय सड़क पर आ चुकी हैं। वहां पे टीएमसी नेता साजा शेख की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। उनका आरोप है कि साजा शेख और उसके साथी उनके साथ यौन उत्पीड़न करते थे। आज खबर सामने आई है कि महिलाओं ने काफिले को घेरा है, पुलिस के काफिले को महिलाओं ने घेर लिया है। तमाम बातें सामने एक के बाद निकल कर सामने आ रही। मेरे साथ विकास इस वक्त मौजूद हैं और विकास से जानेंगे कि आखिरकार टीएमसी में अब चल क्या रहा है। विकास। देखिए रिजवान, अभी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा जो पश्चिम बंगाल के हालात हैं वो काफ़ी संवेदनशील बने हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी अभी इलेक्शन कमीशन राज्यों का दौरा कर रहा है। उन्होंने भी जो संदेश खली और संवेदनशील जो इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, वहाँ के रिपोर्ट्स मांगे, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर का और पश्चिम बंगाल का दौरा और इलेक्शन कमीशन करने वाला है। तो इस वक्त लोकसभा चुनाव से पहले अपने आप में ये मुद्दे उठ कर के आ रहे हैं। खासकर संदेश खली का जो मामला है, संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं का यौन उत्पीड़न के जो गंभीर आरोप हैं शाहजहां शेख के खिलाफ जो लगे हुए हैं, वो अभी तक फरार हैं, गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। उससे मैसेज जाता है एक खास तबके की तरफ। पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है क्योंकि चूंकि वो बांग्लादेश से कनेक्टेड है, तो वहाँ से माइग्रेशन का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है शुरू से ही। और जब बांग्लादेश से लोग माइग्रेट करके आते हैं तो पूरे देश में फैल जाते हैं। चूंकि ममता बनर्जी का एक कोर वोट बैंक बताया जाता है कि भाई मुस्लिम समाज का जो वोट है वो ममता सरकार को बहुत फेवर करता है, इसीलिए ममता सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सपोर्ट भी करती है। बात करें शाहजहां शेख वाले मामले की, तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? आरोप यहाँ तक लगे हैं कि पुलिस ने ही इनको बचा करके रखा है। जो और भी इनके दो सहयोगी थे उनके बाद में गिरफ्तारी हुई, तो एकदम से कैसे हो गई? आप पहले तो 2 दिन तक ये फरार थे, लेकिन जब कोर्ट ने थोड़ा वो करा और केंद्र से प्रेशर आया और लोगों ने इतने ज़्यादा आंदोलन करे, तब जाकर के अचानक से गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अभी तक शाहजहां शेख नहीं मिले हैं। तो कुल मिलाकर के इतिहास रहा है। एनसीआरबी के डाटा थे, अभी हाल ही में कोलकाता को देश का सबसे सुरक्षित शहरों में माना गया था। एनसीआरबी के डाटा थे ये, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। तो हिंदुओं के लिए कहीं ना कहीं मुद्दा आजकल ये भी उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल सेफ नहीं है। और बात यहाँ तक की जा रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में तक हिंदू सेफ हैं, उससे जितने वहाँ सेफ हैं उससे भी कम, उससे भी स्तर गिर चुका। आप सभी जानते हैं कि हिंदुओं की क्या हालत है पाकिस्तान में, कब कितनी ज़्यादा अल्पसंख्यक संख्यक में वो उनकी गिनती हो रही है, बांग्लादेश में कैसे गायब होते जा रहे हैं। तो उससे भी बुरी हालात पश्चिम बंगाल में हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने जो है गंभीर हालत हैं। 2021 में महिलाओं पर जो है एसिड अटैक के जो है मामले आए थे 174। पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं? नहीं, पूरे देश की। पूरे देश? अच्छा। इसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल से आए थे। एनसीआरबी का डाटा है, 34 केस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के थे। 2 जिले यहाँ के, मुर्शिदाबाद और मालदा, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया हैं, मालदा और मुर्शिदाबाद। इनमें तो मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुतायत संख्या में है। मुर्शिदाबाद का इतिहास रहा है। मुर्शिदाबाद जो है और मालदा भी जो है बांग्लादेश से लगे हुए ज़िले हैं। तो मुर्शिदाबाद में आज़ादी से पहले ही जो है मुस्लिम संख्या जो है 70% के आसपास थी। तो कयास ये लगे थे कि ये जो है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, तो ये पाकिस्तान में जाएगा। मतलब उस वक्त का पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, जो कि 1972 में आज़ादी मिली थी, तो तब इसको पाकिस्तान जाने के कयास लगा रहे थे। और एक उस समय राज्य था यहाँ पर, एक और जिला हुआ करता था, उसका नाम था खुलना। खुलना। उसमें 52% हिंदू थे। तो ऐसा माना जाता है कि खुलना इंडिया में रहेगा, मुर्शिदाबाद पाकिस्तान में चला जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा, अच्छा। खुलना चला गया पाकिस्तान में, मुर्शिदाबाद यहाँ रह गया। और खुलना में उस समय 52% हिंदू थे, आज 10% हिंदू बचे हैं। और मुर्शिदाबाद में से घट के आप कह रहे हैं 10%? सिर्फ 10% बचे हैं। और यहाँ पर मुर्शिदाबाद में तब भी मुस्लिम बाहुल्य थे, अब भी मुस्लिम बाहुल्य हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह है, हिंसा का इतिहास इतना तगड़ा रहा है। 2020 में सीए के खिलाफ मुर्शिदाबाद में दंगे होते हैं, गाड़ियाँ जलाई जाती हैं, देश में दंगे हुए। बस जलाई जाती हैं, हिंदू समुदाय के लोगों को खासकर मारा जाता है। और आरएसएस के कार्यकर्ता थे बंधु प्रकाश पाल, इनको परिवार सहित मार दिया जाता है, परिवार सहित मार दिया जाता है। इतना मतलब हिंदुओं की सुरक्षा देखिए आप। इस तरीके से ममता जो सरकार है वो अपने आप को डिफेंड करती हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक आरएसएस जो कि बहुत बड़ा संगठन है, उसका एक कार्यकर्ता को परिवार सहित यहाँ पे उड़ा दिया गया। ये किस तरीके की तानाशाही है?
विस्फोटक यहाँ से बरामद होते रहे हैं। मालदा की तुलना तो इंडिया टुडे ने अफगानिस्तान से करी थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट थी, उसमें लिखा गया था कि बांग्लादेश की सीमा से जो सटा मालदा है, अफगानिस्तान जितना खतरनाक है। अफीम की खेती बहुत ज़्यादा होती है, हथियारों की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है और उग्रवाद यहाँ पर चरम पर है। तो विकास मुझे ये बताइए कि ये जो ममता सरकार है, ममता सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति इतनी हावी है, हिंदू मुस्लिम आपस में ही नहीं मिल पा रहे, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर भी दिखाई दे रहा है कि क्या सरकार एक पक्ष को शह दे रही है, एक तरफ एक पक्ष को नहीं दे रही। इसमें क्या मतलब ममता अपने वोट बैंक के लिए क्या इसको इस पूरे मामले को और तूल दे रही है? हिंदू मुस्लिम वाले पक्ष की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए रिजवान, अगर मान लीजिए मैं ममता बनर्जी हूँ, फॉर एन एग्जांपल मानते हैं, आप बीजेपी हैं, मेरा जो कोर वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है, ठीक है, और बीजेपी का कोर वोट बैंक हिंदू वोट बैंक है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा हैं, ठीक है, तो कुल बांग्लादेश बराबर में से बिल्कुल और इमिग्रेंट वहाँ पे बहुत आसानी से इमिग्रेंट्स बहुत आते हैं। एक संदेश खाली की भी मैं बताऊं, संदेश खाली एक ऐसे जगह पे नॉर्थ पे बसा हुआ परगना जिला है जो क्या कहते हैं, सिर्फ नहर पार करेंगे तो आप बांग्लादेश में होंगे और नहर पार करेंगे तो आप इंडिया के पश्चिम बंगाल में होंगे। तो इस तरीके से का मामला भी बहुत वहाँ पे चलता रहता है। तो कुल मिलाकर के मैं ममता बनर्जी हूँ तो मेरा जो कोर वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है। तो अगर मैं हिंदुओं की अनदेखी भी करती हूँ, हिंदुओं के हितों की रक्षा नहीं कर पाती हूँ, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, एसिड अटैक के सबसे ज़्यादा मामले 2021 एनसीआरबी के डाटा 34 मामले सिर्फ पश्चिम बंगाल से, ठीक है, तो उस पर एक्शन नहीं। मेरी ही पार्टी का एक बड़ा नेता शाहजहां शेख वो इस तरीके से काम करता है कि उसके लोग महिलाओं के यहाँ जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं को उठा करके लेके आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। विकास ये है कि आज तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी ही नहीं हुई। मतलब सरकार अगर चाह ले तो कहते हैं पाताल से खोज के निकाल लाती है। सरकार नहीं, अगर पुलिस चाहे तो पाताल से खोज कर पुलिस को भी तो सरकारी ऑर्डर देगी ना, पुलिस अपने हिसाब से तो कुछ काम करती नहीं है। अगर पुलिस चाले या सरकार चाले तो पाताल से भी किसी को खोज कर निकाले। लेकिन एक शाहजहां शेख जो बंदा है वो फरार चल रहा है, उस पर कई तरह के हिंसा के आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ईडी की कार्रवाई उस पर हुई थी तो ईडी वालों पे ही उसने अड्डे फेंक दिए थे। सीबीआई की टीम पहुंची थी अभी। ये जो ये कांड है यहाँ पर संदेश खाली का, इससे पहले शुरू ही वहीं से हुआ था कि उनके खिलाफ जो है सीबीआई की टीम, ईडी की टीम थी वो पहुंची, वहाँ पर उस पर अटैक किया गया, उनके जो सो कॉल्ड समर्थक हैं वो आ गए, ठीक है, तब जा करके इधर से हाँ पूरा मामला शुरू यहाँ से हुआ। ये संदेश खाली महिलाओं वाला केस तो बाद में, जब महिलाओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू करा, अपनी आवाज दिखाना शुरू करी, जब ईडी वाला केस हुआ, जब ईडी के अधिकारियों को घायल किया गया, तो उसके बाद वहाँ की महिलाएं जो हैं, जब शाहजहां शेख फरार हो गया उसके बाद वहाँ की संदेश खाली की महिलाएं सामने आई, उसके शाहजहां शेख के पोल्ट्री फार्म जलाए और तब महिलाओं ने बताया कि हमारे साथ शाहजहां शेख मुद्दतों से, कई सालों से ये काम करता है और इसके समर्थक जो है वो ये काम करते हैं। उस वक्त इस मामले ने तूल पकड़ा जो अब तक भी जारी है। महिलाएं अभी तक भी कह रही हैं और खुल के ऑन कैमरा ये बात कह रही हैं कि हमारे साथ हमारी जाति, हमारे धर्म देखकर, हमारे कपड़े देखकर हमको अपने पास बुलाया जाता था। जबरदस्त, ये तो बहुत क्रूर बात है। आप दर्शकों से मैं बस थोड़ा ज्यूम करिए इस परिस्थिति को। मान लीजिए आपके और मेरे घर की बात है, किसी नेता के लोग आते हैं और इस तरीके से खड़े होते हैं, घर की महिलाओं को देखते हैं, जो उन्हें ठीक लगती है उसको ले जाते हैं, रात भर रखते हैं, सुबह छोड़ जाते हैं, और ये काम लगातार रोज़ किया जाता है। सोचिए लोकतांत्रिक देश में जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात होती है वहाँ हिंदुओं के साथ ये काम किया जाता है। आरएसएस के जो कार्यकर्ता मैंने बताए थे पाल साहब, उनके पूरे घर को मार दिया गया, उनको परिवार सहित मार दिया गया। ये हिंदुओं की जो स्थिति है ये पश्चिम बंगाल में बनी हुई। और आपने वोट बैंक की बात की थी, वोट बैंक की बात ये है, मैं उस वक्त उदाहरण भी दे रहा था कि अगर मैं ममता हूँ, मेरा कोर मुस्लिम वोटर है, तो मैं हिंदुओं की अनदेखी भी करूँगी तो वो मुस्लिम वोट बैंक मुझे और वोट देगा। इसी वजह से वो सरकार में बनी हुई है लगातार, ठीक है, नीतीश वाला खेल नहीं है उनका, वो सरकार में बनी हुई इसी वजह से हैं। तो कुल मिलाकर के उनको वोटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको रोकता हूँ, देखिए आपको बड़ा दिलचस्प किस्सा बताता हूँ पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ। साल 2006 की बात है, जब ममता बनर्जी विपक्ष में थी, सरकार में नहीं थी। साल 2006 में साल 2006 की बात बता रहा हूँ। तापसी मलिक नाम की एक लड़की थी जिसका रेप हुआ और रेप के बाद जला दिया गया। उस समय ममता बनर्जी ने इस आंदोलन को इतना मजबूत किया, इतनी बहुत मजबूती के साथ उठाया कि लेफ्ट की सरकार जो थी वहाँ पे, वामपंथी सरकार थी, उसको घुटनों पे टेक दिया। उसको सीबीआई क्या कहते हैं करानी पड़ी, सीबीआई जांच करानी हुई। खुद के 2 नेता दोषी ठहराए गए सीबीआई में
और कहते हैं कि उस तापसी मलिक के केस से ममता बनर्जी को सत्ता हाथ में लगी थी। उस सत्ता हाथ में लगने की केस था, रेप का केस था और हत्या का केस था। लेकिन आज जब खुद क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है और डेली रेप कहे जा रहा है कि डेली रेप हो रहा है, और खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं, वो खुद एक महिला मुख्यमंत्री है, उसके बाद भी वो अब तक संदेश खाली का एक भी उन्होंने दौरा नहीं किया। राष्ट्रीय महिला आयोग देखिए हाँ, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि संदेश खाली के जो लोग हैं, वहां से जब मीडिया ने सर्वे किया तो पता लगा लोगों का मानना है कि ममता को पता नहीं है, दीदी को पता नहीं है इस बारे में, दीदी को पता ही नहीं है। करेंगे। उन्होंने बोला है कि वोट तो हम दीदी को ही करेंगे। दीदी को शायद पता नहीं था शाहजहां से। कह रहे भाई है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको अपनी पार्टी के किसी नेता के बारे में पता ना हो, उसकी संपत्ति, उसके गलत काम, काले कारनामे, उसका पूरा चिट्ठा, काला चिट्ठा। शीर्ष नेतृत्व को सब पता होता है, सब पता होता है। एक बाकायदा विभाग होता है जो वो इन सभी चीज़ों पे निगाह रखता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, और डायरेक्ट वो रिपोर्ट जो उच्च नेतृत्व होता है, शीर्ष नेतृत्व होता है, उसको देता है। और ममता बनर्जी अब तक संदेश खाली नहीं गई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की भी रैली है पश्चिम बंगाल में, बताइए। वो एक पॉलिटिकल स्टंट मैं मानना चाहूंगा, पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन भैया वहाँ पे जब इतना शोर मचा तो पीएम मोदी भी जा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। वहाँ पे भी भैया पश्चिम बंगाल इंपॉर्टेंट स्टेट है, 42 सीट आती है लोकसभा की। और कुल मिलाकर के ममता बनर्जी ने पिछली बार भी अच्छा परफॉर्म करा था, बीजेपी की सीटें कम आई थी, तो इस बार इस मौके को वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, लेकिन राजनीति दूर रख के देखिए, राजनीति दूर रख के एक महिला होने के नाते, एक आपसी एक सौहार्द के नाते, नैतिकता के नाते ममता बनर्जी को वहां जाना चाहिए, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी उन पे, वहां की मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के कई डेलीगेशन वहां पहुंच चुके हैं और भाजपा के डेलीगेशन पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, हर आयोग के वहां पे डेलीगेशन गया है, संदेश खाली का दौरा गया है, सीएम नहीं गई, इवन वहाँ के राज्यपाल भी जा चुके हैं वहाँ पे। राज्यपाल सबसे पहले गए थे, उसके बाद कई कयास ये भी लगा रहे थे कि महिला आयोग ने ये सिफारिश करी है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इतना स्थिति वहाँ की आज की तारीख में खराब है, लेकिन ममता बनर्जी आज तक वहाँ नहीं पहुँची हैं। ये बड़ी दुखद घटना है विकास। मैं ट्वीट पढ़ रहा था अभी ट्विटर पे था, तो इसी संदेश खाली को लेकर के और हिंदू सुरक्षित है यानी पश्चिम बंगाल में, इसको लेकर के एक ट्वीट था। उसमें थोड़ा भड़काऊ सा ट्वीट था कि भैया पश्चिम बंगाल के हिंदू जाग जाइए, वरना कुछ समय में आप अल्पसंख्यक हो और अल्पसंख्यक ही रहोगे और आपका वजूद तक ख़त्म करने की बात हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ भारत के मुस्लिम हैं, वहाँ पर बांग्लादेश से भी लगातार जो है शरणार्थी आते जाते हैं अवैध रूप से, और वहाँ पर आकर के डॉक्यूमेंटेशन आज के ज़माने में बहुत मुश्किल नहीं है, आधार कार्ड बन जाता है किसी का भी, आप जाइए और अपना आधार कार्ड बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी और स्टेट में जाके बनवा लीजिए, वो उतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं रह गई है। तो भारत में भैया बाहर से आना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जिसका फ़ायदा ममता बनर्जी को हो रहा है। और ममता बनर्जी को इसलिए फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो उनको एक तरह से राजनीतिक सपोर्ट जो है ना, राजनीतिक प्रोटेक्शन जो है वो दे के रखते हैं कि भाई आने दो, वोट तो हमारा ही है। तो इसलिए अपनी सत्ता के लिए ना, अपने सत्ता के घटिया खेल के लिए, देश की एकता के साथ, देश की सुरक्षा के साथ ये खेल करना मेरे मानने से अपने आप में एक बहुत गलत चीज़ें हैं, समाज को बहुत गलत संदेश देते हैं। और ममता बनर्जी की सरकार ही नहीं, मैं बाकी बहुत राज्य सरकारें भी हैं जो कि कम से कम अपने देश की जनता की, अपने राज्य की जनता की भलाई से ज़्यादा अपनी पॉलिटिकल पार्टी की भलाइयाँ देखती हैं। परिवारवाद तो खैर वो अलग ही चीज़ है। तो वो चीज़ हमारी राजनीति पर एक काला धब्बा, काला कलंक है, वो जल्द से जल्द मिटना चाहिए। अब चाहे वो बीजेपी मिटाए और चाहे वो कांग्रेस मिटाए, इससे देश की जनता को कोई मतलब नहीं है। कुल मिला करके सौहार्द बना रहना चाहिए, और ये जो गलत काम है संदेश खली जैसे, इन पर लगाम लगनी चाहिए। बिल्कुल विकास, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको ये जो अपने वोट के लिए, अपने पॉलिटिकल पावर में बने रहने के लिए, सत्ता में काबिज रहने के लिए आप इस तरह के जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये देश की अखंडता और सुरक्षा को भी ताक पर रख के लोग ये काम करते हैं। और वो बहुत संवेदनशील इलाका है, क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल अपने आप में, शुरुआत से ही पश्चिम बंगाल का तो इतिहास रहा है, वहाँ पे बिना किसी हिंसा के इलेक्शन आज तक, मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में वहाँ बिना हिंसा के कभी इलेक्शन हुआ, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण विकास यही है, क्योंकि वो इलाका उस तरह का है। मुर्शिदाबाद जिस जिले की मैं बात कर रहा था, इस मुर्शिदाबाद में केंद्रीय एजेंसियों ने कई बार छापे लगाए हैं, ठीक है, कभी लश्कर ए तैयबा,
तो कभी दूसरे जो आतंकवादी संगठन हैं उनके तार मिले हैं। पिछली बार तो एनआईए को यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन भी मिला था जिसमें कुछ प्लानिंग चल रही थी, देश विरोधी प्लानिंग चल रही थी। तो ये सीमावर्ती इलाके ऐसे, यहाँ से आप इमिग्रेशन अगर ऐसे होने देंगे तो क्या पता कौन आतंकवादी है, जाहिर सी बात है, देश को कौन नुकसान कर दे। तो ये चीज़ें देश की सुरक्षा में लूप होल पैदा करते हैं, लूप होल बनाती हैं, जो उस एक की वजह से हज़ारों सिटीजन्स जो कि मासूम हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, वो बलि चढ़ जाते हैं। कुल मिला के बात विकास ये है कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी, बात संदेश खाली से निकली थी, लेकिन बात कहीं कहीं तक अब एक एक करके सारी परतें दर परत खुल रही हैं। अब इमिग्रेंट्स का मामला है, कहीं आतंकवादियों का मामला है, कहीं यौन उत्पीड़न का मामला है, लेकिन एक देखिए ना, डोमिनो इफेक्ट होता है ना, वो एक गिरता है तो सारे गिरते गिरते हैं तो सारे गिरते हैं। अब एक एक करके जब ताश के पत्तों की तरह ममता सरकार दिख रही है, बिखर रही है, पता चल रहा है कि क्या मतलब वहाँ पे इतने लंबे समय से काबिज रहने का असली कारण इसके पीछे ये है। और भाजपा हमेशा से इसको लेकर आक्रामक रुख में रही है। भाजपा ने हमेशा कहा है कि देश के हित से हम समझौता नहीं करेंगे, देश के स्वार्थ के लिए हम ऐसा गलत काम ना करेंगे, ना करने देंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सभा में बोला था कि ये सब करके, देश को समझौता करके जो हाथ में सत्ता आएगी तो मैं उस सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। तो ये उस समय की उनकी पार्टी पूरा पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए गठबंधन करके सत्ता में आना या सत्ता में बने रहना, अगर ये सब करके ऐसी सत्ता अगर करके मुझे सत्ता मिलती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी का ये ऐतिहासिक भाषण आज भी लोगों को याद किया जाता है, आज भी याद है। उससे लोग सीख नहीं ले रहे हैं ना। उससे अगर सीख लेते तो उससे अगर सीख लेते तो इतने लंबा पॉलिटिकल करियर नहीं चल पाता ना, इतनी बार सरकारें नहीं बन पाती। आपको दूसरा भी देखना पड़ता, हिंदुओं का भी देखना पड़ता, जो दलित और हैं उनका भी देखना पड़ता, जो अल्पसंख्यक है वहाँ पर। अरे और तो छोड़ दे, खुद भाजपा ही इस बात पे अमल नहीं कर रही, बाकी तो क्या ही अमल करेंगे। बिल्कुल, आज के समय की भाजपा थोड़ी अलग है। एक नितिन गडकरी जी का एक बयान था, आज तक के मंच पर बैठे थे, तो उनसे पूछा गया था कि कोई भी नेता जिसके खिलाफ आप ईडी लगाते हो या कुछ भी लगाते हो, जो भी केंद्रीय एजेंसियां जांच करती हैं, वो जैसी भाजपा ज्वाइन कर लेता है उसके सारे चार्जेस हट जाते हैं, ऐसा कौन सा साबुन है? तो नितिन गडकरी जी ने शायद ये कहा था कि हमारे पास जादू वाला साबुन है, एकदम साफ कर देता है। तो अब की मानसिकता आप देखिए कितनी अलग है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम की मानसिकता देखिए कितनी अलग है। वो कहते थे कि अगर ये सब करके मिलती है सब, वो अटल सरकार थी, ये मोदी सरकार है, बस फर्क इतना है। ना फर्क तो इतना है, लेकिन यहाँ ममता सरकार पे भी तो सवाल है। ये तो चलिए ठीक है, ये इतनी राजनीति तो खैर होती है, इतनी राजनीति चलती भी है, लेकिन देश की सुरक्षा से समझौता करके आप मतलब आतंकवादियों को आने दे रहे हो, उनको केंद्रीय एजेंसियां पकड़ के ला रही हैं, बड़ी मेहनत कर करू के, कोई इंटेल मिलता है, पीछे लगते हैं, इतने सारे एजेंट्स लगते हैं और बहुत खतरनाक काम होता है। खतरनाक जानलेवा काम है। ठीक है, तो वहां जाकर के जब पता लगता है, लोगों को पकड़े जाते हैं कि ये राज्य सरकार को कोई दिक्कत ही नहीं है, शाहजहां शेख भैया गायब हैं, शेम है, कोर्ट ने यहाँ पर इनको लताड़ा है कि भैया शेमफुल बात है, आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हो, इतने बड़े केस का जो एक्यूज है इन्हें नहीं पकड़। बड़ी बात ये है कि ममता बनर्जी उनको निर्दोष ठहरा रही है। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि ममता बनर्जी कह रहे हैं कि शाहजहां शेख को फंसाया जा रहा है शाहजहां शेख को फंसाया जा रहा है और उसको उसकी छवि धूमिल करने के लिए भाजपा ये काम कर रही है। बताइए, कहावत है ना कि जब मतलब होता है ऐसा कॉलोनीज में, समाज में होता है कि बेटा जब हरामी निकलता है तो हर बाप अपने बेटों को रहपट मारने की, थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं करता। कुछ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा ने तो कुछ नहीं किया, उसको छुपाने की कोशिश करता है। वही काम यहाँ ममता जी भी कर रही हैं। अभी अपने जो नेता हैं शाहजहां शेख, उनको बचाने की कोशिश कर रही है, उनको बोल रही है तो दूध का धुला है जी। बाकी जो हजारों महिलाएं हैं जिनके साथ गलत हुआ, ऑन कैमरा बोल रही हैं, वो सब गलत है, संगीन आरोप है, उसको ममता बचा रही है। वो सब तो प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, वो सब तो बीजेपी करवा रही है जी। शाहजहां शेख तो दूध का धुला है, वो इनका कहना है। शाहजहां शेख को अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कब तक आखिर ममता सरकार शाहजहां शेख को बचाएगी या फिर वो बचा रहेगा। ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह का संवेदनशील वहाँ पे माहौल बना हुआ है। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा समय तक शाहजहां शेख जो है वो खुली हवा में घूम पाएगा, क्योंकि बात यह है कि चुनाव आने वाले हैं। जनता इस वक्त हर एक मुद्दे को बहुत सीरियस ले रही है, इसीलिए किसान भी प्रोटेस्ट पे बैठे, क्योंकि चुनाव से पहले बहुत कुछ हो सकता है, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भावना बिल्कुल बढ़ जाती हैं, लेकिन अभी तो ये अपने आप में अब वो बहुत जल्दी गिरफ्तार होने की जहाँ तक है उम्मीद है। अगर पुलिस से नहीं हो पाता, वैसे पुलिस कैपेबल होती है, बट अगर पुलिस से नहीं हो पाता है तो केंद्रीय एजेंसियां भी इसमें अपनी दखल देंगी और कुल मिलाकर के गिरफ्तार तो हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, या जल्दी हो जाना चाहिए। देखिए अब हमें भी इंतजार है उस दिन का कि
जब सान्या शेख खुद गिरफ्तार होगा तो और कई बातें ऐसी निकल के आएंगे जो अब तक पर्दे के पीछे हैं, जो सामने नहीं आई हैं। कई बातें, हाँ, इंटेरोगेशन में कई ऐसी बातें और तमाम निकल के सामने आती हैं। वक्त और इंतजार उसी दिन का है कि जब सान्या शेख गिरफ्तार होगा तो इसके पीछे की असली कहानी, असली परिदृश्य जो है वो साफ हो जाएगा। और ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल RN न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलता हूं मैं अगली वीडियो में।